हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप सबके लिए एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स लेकर के हाजिर होता है। हर बार इसकी हर दिन लगभग डेली बेसिस पे इसकी क्लासें आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं और अपलोड की जा रही हैं, आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। और हम सब ये मेडिकल नर्सिंग क्लासेस तो पूरी आशा करती है आप सबसे कि ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो क्रेश कोर्स है वो आप सबकी तैयारी को और भी अच्छा बना रहा होगा। तो चलिए आज उसी कड़ी के अंदर एक और कड़ी जोड़ते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रेश कोर्स ही चल रहा है, लेकिन आज कल हमने ब्लड के डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, कि क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो सकता है। जो भी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, उस डायग्राम के अंदर मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सारी की सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड में देखो, फर्स्ट वन आता है आपका नेजल कैविटी, जहाँ से ये होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल एक्सटर्नल को मतलब जो बाहर से आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है आपका फेरिंग्स, उसके बाद आ जाता है लेरिंग, ठीक है, लेरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो सारे से जो ब्रोंकियल ट्री है वो डिवाइड होकर के ब्रोंकियल ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट लंग, राइट लंग, ध्यान रखने की बात ये है कि लेफ्ट लंग्स के अंदर दो ही लोब होते हैं और राइट लंग्स के अंदर तीन लोब होते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, तीन लोब होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है डायफ्राम। डायफ्राम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। डायफ्राम इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डायफ्राम भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किस प्रकार से डायफ्राम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायफ्राम क्या करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। क्योंकि डायफ्राम क्या करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम होता है। तो जैसे ही एयर अब अंदर चली जाती है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा, इंटर थोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो तो एयर बाहर बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्ट्रक्चर है। दूसरा हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो वो ट्रेकिया के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के ऊपर वहाँ पर इंसिजन देख करके हम इसमें बनाते हैं। लेरिंग्स के आसपास क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड के आसपास पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब पे मिल करके हमारा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा प्लूरल केविटी। प्लूरल केविटी क्या होती है? प्लूरल केविटी का मतलब होता है, नॉर्मली लंग्स हैज टू लेयर, लंग्स हैज टू लेयर, फर्स्ट वन पेराइटल लेयर एंड सेकंड वन इज विस्टरल, विस्टरल लेयर, ठीक है। पेराइटल और विसरल लेयर होती हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं अपन, पेराइटल फ्लूइड। पेराइटल फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली 50 ml के अराउंड वो फ्लूइड रहता है। जब रेस्पिरेशन होता है, जब भी रेस्पिरेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, उस फ्रिक्शन को, उस मूवमेंट को स्मूथली करने के लिए, स्मूथली परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये जो विसरल फ्लूइड है वो एक ग्रीस का काम करता है। मतलब विस्कस फ्लूइड होता है जो क्या करता है, यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से लेयर्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो पेराइटल फ्लूइड का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर अगर पेराइटल कैविटी और विसरल कैविटी के बीच में अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, अगर वहां पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है तो उसे बोलते हैं हीमोथोरेक्स,
ठीक है, हीमोथोरेक्स बोला जाता है। और अगर अक्यूमुलेशन ऑफ एयर, अगर अक्यूमुलेशन ऑफ एयर होता है, अगर एयर का अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स उसे बोला जाएगा न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। और इसी प्रकार अगर वहां पे कलेक्शन ऑफ लिम्फ हो जाता है, अगर वहां पे कलेक्शन ऑफ लिम्फ, कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक, अगर लिम्फेटिक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसे बोलते हैं काइलोथोरैक्स। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप सबको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप सबके लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ तीन प्रकार, तीन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स और काइलोथोरैक्स, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आप इनको समझ में आई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है लंग्स के वॉल्यूम। लंग्स के वॉल्यूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लंग्स के वॉल्यूम का मतलब होता है कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम की। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो लंग्स वॉल्यूम में सबसे पहले हम मोस्ट कॉमनली जिसकी बात करेंगे वो आएंगे आपकी, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो हर रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, चेंज होता है। टाइडल वॉल्यूम, tidal volume, the volume of air is the volume of air that is changed or replaced in every रेस्पिरेशन, एवरी रेस्पिरेशन की टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो हर रेस्पिरेशन के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर रेस्पिरेशन के साथ चेंज होने का मतलब कि जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो जो 500 ml एयर ही हम इनहेल करते हैं। जब हम नॉर्मली एकदम रिलैक्स कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो हम सांस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है 500 ml एयर है, वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनहेल करते हैं, और वही 500 ml एयर को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, इसी 500 ml का एक्सचेंज होता है मोस्ट कॉमनली इन रिलैक्स इन रेस्टिंग कंडीशन, तब उसे बोलते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट वन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब आप सांस ले रहे हो तो नॉर्मली 500 ml तो आप ले ही रहे हो, लेकिन जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो तो मैक्सिमम आप कितना इनहेल कर पाते हो, मैक्सिमम आप कितनी एयर को इनहेल कर पाते हो, वो वॉल्यूम कहलाता है एयर का कितना, 300 31 3100, ठीक है, 3100 ml। ठीक है, तो ये होता है उसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1200 ml, 1200 ml, 1200 ml होता है नॉर्मली। ये वैल्यूज आप सबको याद में रखनी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। और ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी आप वेंटिलेटर के बारे में स्टडी करोगे तो आपको इन सारे वॉल्यूम्स का पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम प्री सेट किए जाते हैं इन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के अंदर ये सारे वॉल्यूम होते हैं, ये प्री सेट किए जाते हैं, पहले से सेट करे जाते हैं ताकि इंडिविजुअल के लंग्स हैं उनके अंदर कोई भी ब्रस्ट ना हो, इसलिए ये सारे वॉल्यूम्स है प्री सेट करके उसके बाद पेशेंट को डायरेक्टली वेंटिलेटर के ऊपर डाला जाता है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप जब सांस छोड़ रहे हो बाहर तो आप मैक्सिमम कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, तो वो है 1200 ml। जब आप सांस छोड़ रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो मैक्सिमम कितनी एयर का आउटपुट होगा, तो वो होगा 1200 ml
एयर का आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम इट कैन नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन, ये किसी कंडीशन के अंदर चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये लंग्स को इन्फिनेट रखने के लिए, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए जरूरी होता है। क्या होता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए, लंग्स को परमानेंटली कोलैप्स होने से बचाने के लिए जरूरी होता है, उसे बोलते हैं अपन रेजिडुअल वॉल्यूम। वो भी कितना होता है 1200 ml, 1200 ml वो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है, जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाते हो, या वेंटिलेटर जब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान क्या होता है, कई बार अगर आपकी जो वेंटिलेटर मशीन है उसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो क्या होता है, रेजिडुअल वो मशीन क्या करती है, रेजिडुअल वॉल्यूम को भी बाहर खींच लेती है, क्योंकि वो मशीन है, ठीक है, उसको नहीं पता कितना क्या करना है। अगर उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, उसके लेवल्स के अंदर कोई भी चेंजेज आता है, तो वो क्या करती है, रेजिडुअल वॉल्यूम को भी बाहर खींच लेती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग्स वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो वो क्या कर रही है, जो रेजिडुअल एयर वॉल्यूम था जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो उस वॉल्यूम को भी उसने क्या कर दिया, वॉश आउट कर दिया लंग्स के साथ। तो ये होती है 4 प्रकार की वॉल्यूम है, लंग्स के वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल सांस में, नॉर्मली जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें कितनी एयर का इनहेलेशन और एक्सहेल करते हैं वो, ठीक है, मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, और कौन सा अमाउंट ऑफ एयर ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम वैसा बचा हुआ फिर रहता है। ठीक है, तो ये 4 वॉल्यूम है, मैंने बता दिए। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3100 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है आपका 1200 ml। तो इस प्रकार से टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो कितनी हो जाती है, वो आ जाती है आपकी 6000 ml। वो कितनी आ जाती है आपकी 6000 ml। स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, और पूछ सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी और वॉल्यूम, तो कितनी होती है 6000 ml। 6000 ml क्या होती है, 6000 ml क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ चारों, ये भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं यहाँ से भी, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये वाला भी एमसीक्यू है। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये सारा आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग का मतलब, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स का मतलब है एयर का वो वॉल्यूम जो रेस्पिरेशन के साथ बदलता रहता है, या जो एक्चुअल जो एयर के अंदर जो चेंजेज आते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, वो क्या होता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर है वो कितना है, वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो एक्चुअल अमाउंट कितना होता है, नॉर्मली देखो अभी सिर्फ इसमें से रेजिडुअल वॉल्यूम को हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। वो तो एक टोटल कैपेसिटी की बात कही तब हमने उसको इंक्लूड किया, लेकिन अब वाइटल कैपेसिटी का मतलब है जिस एयर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, देखिए टाइडल वॉल्यूम के अंदर क्या है, नॉर्मली हम जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसमें जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका टाइडल वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों वॉल्यूम, ये तीनों वो वॉल्यूम है जो क्या होते हैं, जो नॉर्मली हर रेस्पिरेशन के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जो नॉर्मली क्या हो रहे हैं, हर रेस्पिरेशन के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट आएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो वॉल्यूम जो आता है वो आता है आपके पास वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए जोड़ के देखते, 5 टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट, 3100 ml, 3100 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1200 ml। ये है जो वो वॉल्यूम है एयर का जो हर रेस्पिरेशन के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है का मतलब कि मैक्सिमम, नॉर्मली 500 ml तो चेंज हो ही रहा है, मैक्सिमम अगर आप इनहेल करोगे तो 3100 ml ले जाओगे अंदर, और अगर आप मैक्सिमम एक्सहेल करोगे तो 1200 ml को आप एक्सहेल कर पाओगे। तो टोटल नॉर्मली इन्हीं के अंदर क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो इनको जोड़ते हैं, जब इनको काउंट करते हैं तो कितना आता है 4800 ml, ठीक है, 4800 ml, 4800 ml। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो तो होती है 6000 ml। और कोई आपसे पूछे टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। और कोई आपसे पूछे कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी मतलब जो हर रेस्पिरेशन के साथ बदलती रहेगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 4800 ml, 4800 ml, ठीक है, ये होगी आपकी वाइटल कैपेसिटी, ये होगी आपकी वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, डेफिनेटली उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये दो प्रकार के वॉल्यूम, टोटल लंग्स वॉल्यूम बता दिया मैंने और वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स बता दी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे सवाल क्या आ सकता है, सवाल आ सकता है ये वाला, ठीक है, ऐसा का ऐसा आपको उठा करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो टोटल लंग कैपेसिटी को बताता है, या फिर टाइडल वॉल्यूम को, या फिर नॉर्मली जो क्या बोलते हैं उसको अपन वाइटल कैपेसिटी को बताता है। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जब जोड़ देते हैं तो 4800 ml आता है, और 4800 ml क्या है, लंग्स का वाइटल कैपेसिटी। तो ये भी आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, एमसीक्यू। यहाँ पर बहुत ही कंसाइज वे में सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि बीएसएफ है, ईएसआईसी का आने वाला है, नर्सिंग सीआरए, आईजीसीएआर का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अभी आया हुआ है, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। साथ के साथ बहुत सारी और अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है जिनके अंदर क्या हो रहा है कि ये सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें इनकी सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट जिसके अंदर क्या होता है, जो अक्यूट का मतलब अचानक से, अक्यूट का मतलब अचानक से, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है वो अचानक से होता है। अक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब अचानक से रेस्पिरेशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये क्या करती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का मीनिंग क्या है कि insufficient oxygen is transported to the blood and inadequate carbon dioxide is removed from the lung and patient compensatory mechanism is failed। तीन कंडीशन है एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है वो कॉम्बिनेशन है तीन कंडीशन का। तीन कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या है अपन पढ़ के रहे, एक्यूट रेस्पिरेटरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की स्टूडेंट जब आप बात करते हो तो पहली कंडीशन आती है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, इसको टू बॉडी टिश्यू, सप्लाई टू बॉडी टिश्यू। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है इनएडिक्वेट, ठीक है, इनएडिक्वेट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, इनएडिक्वेट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, इनएडिक्वेट CO2 रिमूवल। ठीक है, थर्ड वन कंडीशन आती है फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, फेलियर ऑफ कंपनसेटरी
मैकेनिज्म, फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म की रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर ये 3 कंडीशन हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर की डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेरिवेटिव तरीके से, कि रेस्पिरेटरी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी है वो क्या करती है, ब्लड है या जो ऑक्सीजन है या फिर जो लंग्स है, हमारे जो लंग्स है वो क्या नहीं कर पा रहे, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी, insufficient oxygen supply to body or insufficient removal of carbon dioxide, ठीक है, from body, and failure of compensatory mechanism. This combination is known as respiratory failure, acute respiratory failure. इस कंडीशन को, जब ये तीनों कंडीशन एक साथ आ जाती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, acute respiratory failure. उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है स्टूडेंट्स? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है अकर्ड व्हेन, कब अकर होता है, जब व्हेन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजन में पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है ब्लड को। दूसरा, इनएडिक्वेट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, जब पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाली जा रही है बॉडी से। और साथ ही साथ रिमूव फ्रॉम द लंग्स, लंग्स पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिमूव कर पा रहे। दूसरा, फेलियर ऑफ कंपनसेटरी, पेशेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज फेल्ड, और पेशेंट के सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू वो बैलेंस कर सकता था, कंपनसेट कर सकता था इस सिचुएशन को, वो सारे मैकेनिज्म क्या हो चुके, फेल हो चुके। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट? अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। अब देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की। तो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की जो कॉजेज है, सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट इंजरी। अगर आपकी चेस्ट के अंदर डायरेक्टली कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, कोई शार्प ट्रॉमा, ट्रॉमा ट्रॉमा इन चेस्ट, ट्रॉमा इन चेस्ट का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जब आपकी चेस्ट के अंदर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है या चाहे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से कोई भी ट्रॉमा हुआ है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लंग्स है, रेस्पिरेशन में वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं रह पाता है, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन है वो आ सकती है। नेक्स्ट वन है चेस्ट वॉल डिफेक्ट। चेस्ट वॉल डिफेक्ट का मतलब हो सकता है कंजेनाइटल डिफेक्ट, तो ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिन कंडीशन के अंदर ये कंजेनाइटल डिफेक्ट की कंडीशन है कि चेस्ट वॉल के अंदर कोई अबनॉर्मल वुंड पाया जा रहा हो, अबनॉर्मल ओपनिंग बनी हुई हो, उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, कोई भी चेस्ट वॉल के अंदर डिफेक्ट होता है कि अगर कोई चेस्ट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। हेड इंजरी के अंदर क्यों होगा? क्योंकि हेड इंजरी में कैसी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक, मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, अगर उस पर चोट लग गई है तो डेफिनेट है कि वो रेस्पिरेशन को मेंटेन नहीं रख पाता है। मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन को मेंटेन नहीं रख पाता है, और उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन ट्यूमर आसपास है इसके मेडुला ऑब्लिगेटा या जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इन मेडुला ऑब्लिगेटा, उसके आसपास अगर कोई ट्यूमर हो गया तो वो ट्यूमर क्या करेगा, जैसे जैसे एनलार्ज होगा वो ट्यूमर क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को कंप्रेस करेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर की फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस होने के पूरे चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट वन है पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती हैं, मोस्ट कॉमन और रेस्पेक्ट समझिए कि रेस्पिरेटरी मसल। तो स्टूडेंट, अगर आप रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर आप बात करोगे तो रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर सबसे पहले बहुत कॉमनली आती है इंटरकोस्टल मसल, पहला तो आएगी आपकी इंटरकोस्टल मसल, दूसरी आ जाएगी आपकी डायफ्राम,
तो ये दो मोस्ट कॉमन मसल्स होती है, मस्क्यूल मसल्स होती है, जो कि क्या होती है, रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर इनके अंदर किसी भी रीजन की वजह से अगर पैरालिसिस हो रखा है, अगर इनके अंदर किसी भी रीजन की वजह से अगर पैरालिसिस हो रखा है, तो उस इंडिविजुअल कंडीशन के, उस इंडिविजुअल पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, उस इंडिविजुअल पर्सन के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रेस्पिरेशन को मेंटेन रखने के लिए आप सब जानते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस के अंदर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सो दैट हम ये कह सकते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो रहा है, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है, वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपके इंडिविजुअल पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आएंगे हमारे पास कि इन ऑक्सीजन फेलियर इन ऑक्सीजनेशन फेलियर द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज अकर। ऑक्सीजनेशन फेलियर का मतलब है, ऑक्सीजनेशन फेलियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीजनेशन फेलियर का मतलब अभी हमने ये पढ़ा कि लंग्स ब्लड को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। लंग्स का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स। अगर लंग्स पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन वो नहीं आएगी, और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैसे देखने को मिलेगा? देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो गई, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है PaO2 वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मेंटेन रख पा रहे। ठीक है, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो और इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, अगर अब पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कितना होता है? 80 to 100 mm of Hg। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? CO2 का होता है 35 to 45 mm ऑफ Hg, ये पार्शियल प्रेशर होता है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाते हैं, H+ आयन है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, H+ आयन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर एसिड बेस इम्बैलेंस की क्लास ली है और उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा है, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि हर रेस्पिरेशन के साथ, हर एक्सपायरेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, H+ आयन्स को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से एक्सक्रिएट कर रहे हैं। अब सांस नहीं ले पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो H+ आयन कहाँ रहेंगे, बॉडी में रहेंगे। बॉडी में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अब देखो कंडीशन क्या हो गई है, देखो कंडीशन हो गई है H+ आयन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो भी इंक्रीज हो रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो ये कंडीशन बन रही है, ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो स्क्वायर बनाया है मैंने, इस स्क्वायर में आप एक चीज देख सकते हो कि ये स्क्वायर आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक में सिम्टम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट क्लासेस के लिए, जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प कर रही होगी, ये जो क्लासेस फ्रेश कोर्स आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।